जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो कि 2011 से है। तो 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर का हिंदी पार्ट हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। कुल 25 प्रश्न रहेगा जो कि मैं सॉल्व करूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थक के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो देखिए 76 में क्या दिया गया है। श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चुराते थे और श्री कृष्ण को जो है रेखांकित किया गया है। तो श्री कृष्ण के लिए पर्यायवाची क्या सब है बताइए। तो इनके लिए पर्यायवाची आपका माधव हो जाता है, यशोदानंदन हो जाता है, उसके बाद गोविंद हो जाता है, ठीक है, घनश्याम हो जाता है, गिरधारी हो जाता है और बहुत सारे हैं, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। लोकेश, सुरपति, स्वयंभू और यशोदानंदन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 76 का डी हो जाएगा यशोदानंदन। श्री कृष्ण के लिए यशोदानंदन यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 77 दिया गया है। चांदनी रात में आकाश का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें आकाश का पर्यायवाची बताना है। तो बताइए आकाश के लिए क्या क्या हो जाता है। तो आकाश के लिए आपका नभ हो जाता है, अंबर हो जाता है, गगन हो जाता है, व्योम हो जाता है, आसमान हो जाता है, इत्यादि। तो इनमें से देखिए कोई दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, नभ दिया गया है आपका। तो उत्तर क्या हो जाएगा 77 का डी उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 78 दिया गया है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर हमें चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द देने हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। चंद्र होता है, चांद होता है, शशि होता है, राकेश होता है, सुधाकर होता है, कलानिधि होता है, ठीक है, निशापति होता है, इत्यादि। अब इसमें से देखिए क्या दिया गया है। इसमें से आप देखो शशि आपको दिया गया है सी में, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 78 का सी उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़िए 79 में कह रहा है कि थकान के कारण सेना आगे नहीं बढ़ सकी। तो यहाँ पर थकान का हमें पर्यायवाची बताना है। तो थकान के लिए पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए। शिथिल, शिथिल, ठीक है, हार, तंद्रा, क्लांति, ठीक है, क्लांति ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना क्लांति। तो उत्तर यहाँ पर यही होगा आपका 79 का बी उत्तर हो जाएगा क्लांति। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 80 में आपको दिया गया है सुधाकर को छूने के लिए मानो रत्नाकर उमर पड़ा। तो रत्नाकर किसका पर्यायवाची है बताइए जल्दी से। तो रत्नाकर जो है वह सागर, समुद्र, वारिधि इत्यादि, ठीक है, इसका पर्यायवाची ये होता है। तो ढूंढिए इनमें से कोई दिया गया है। आपको समुद्र दिया गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा 80 का। 80 का आपका उत्तर बी हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चिन्हित शब्द के विलोम के, यहाँ जो चिन्हित शब्द है इसके विलोम के लिए 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से जो उचित विलोम लगता है आपको उसका आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 81 दिया गया है। एक ही पारिवारिक वातावरण में रहते हुए बड़ा बेटा आस्तिक तो छोटा एकदम डैश है। देखिए आस्तिक कौन होते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। तो बड़ा बेटा आस्तिक है तो छोटा वाला क्या है नास्तिक है। ये ईश्वर में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो 81 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका नास्तिक, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 82 दिया गया है जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, प्रत्येक वस्तु डैश है।
तो जल्दी से बताइए शाश्वत कौन होते हैं? वैसी चीजें जो नष्ट ना की जाए वो शाश्वत कहलाते हैं। तो वैसी चीजें जो नष्ट हो जाती है वह नश्वर कहलाती हैं। तो शाश्वत का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नश्वत हो जाएगा। जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, प्रत्येक वस्तु नश्वर है, ठीक है, नष्ट होने वाली है। तो 82 का आपका बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 83rd देखिए दिया गया है, व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार डैश करना चाहिए। आय कमाई और व्यय खर्च, ठीक है, अपने आय के अनुरूप खर्च या व्यय करना चाहिए। तो देखिए खर्च तो नहीं दिया गया है, व्यय दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 83rd का सी हो गया। समझ गए? चलिए 84 देखिए दिया गया है, मोहन के गुण की अपेक्षा डैश अधिक है। तो गुण का उल्टा क्या हो जाता है? अवगुण ना। देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 84 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 85 देखिए दिया गया है, आधुनिक बनने की दौर में हमें डैश मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। देखिए आधुनिक मतलब नया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन, पुराना, ठीक है। प्राचीन ढूंढिए कहाँ दिया गया है? प्राचीन देखिए आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 85 का सी उत्तर हो गया। हमें यहाँ तक क्या करना था? विलोम भरना था, भर दिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर मुहावरे या लघुक्तियां दिया गया है, उसका हमें अर्थ बताना है। देखिए यहाँ पर मुहावरा क्या दिया गया है 86 में, कि घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात सभी कार्य खत्म करके निफिकिर हो जाना, बेफिक्र हो जाना। बेफिक्र होकर सोना देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 86 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ये सब तो आपको आता होगा, बहुत ही आसान मुहावरे दिए गए हैं। अगला देखिए दिया गया है, आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब सरासर धोखा देना। जैसे क्या होता है कि एक लड़का दो दो गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो वह एक दूसरे को सरासर धोखा दे रहा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हम प्रयोग कर सकते हैं कि रमन ने अंशु के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। यहाँ पर सरासर उसे धोखा दे रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 87 का डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 88 दिया गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो लोकोक्ति है इसका मतलब होता है कि जो चीजें प्रत्यक्ष में है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ढूंढिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो 88 का सी उत्तर हो गया। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य जो है वह गर्मी देती है, तापमान उसकी किरण से हमें गर्मी मिलती है, तो ये सत्य है और सदैव सत्य रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि हाथ कंगन को आर से क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एटी 89 आपको दिया गया है, रंग में भंग होना। इसका क्या मतलब होता है? रंग में भंग होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ मस्त हैं, उधर से पापा आए डंडा लेके पिटाई कर दिए, तो क्या हो गया? रंग में भंग हो गया, अर्थात जब आप आनंद कर रहे थे उस आनंद में विघ्न पड़ गया, है ना। तो आनंद में विघ्न पड़ना जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 89 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है, मुंह में पानी आना। इसका क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का चीज देखकर ललचा रहा होता है तब उसके मुख में पानी आता है, ऐसा कहा जाता है। अब आ रहा हो नहीं आ रहा हो ये नहीं पता, लेकिन मुहावरे का यही अर्थ है कि मुंह में पानी आना मतलब ललचाना। जैसे दो दोस्त हैं, एक ही गर्लफ्रेंड है, तो दूसरा वाला सोचता है काश मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड होती, तो वो ललचा रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 90 का डी हो जाएगा, ललचाना। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्या निर्देश दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए विस्मय दिया गया है, तो विस्मय मतलब होता है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला।
तो विश्व में कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर बी वाला, वार्षिका सौम्य संयुक्त य, ये आपका विश्व में होता है और कहीं कहीं पर आपको विषमय, ठीक है, ऐसा भी मिलता है। तो ये दोनों सही हैं और अधिकतर जो है यह यूज किया जा रहा है आजकल। तो उत्तर आपका 91 का बी हो जाएगा, विश्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 92 दिया गया है, दुर्भाग्य। देखते ही बता दोगे आपका, बताइए कौन सा सही है इसमें से? डी वाला ऑप्शन, ये वाला जो दुर्भाग्य है यह बिल्कुल सही लिखा गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 92 का? 92 का डी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 93rd में दिया गया है अंतमुखी। तो अंतमुखी देखिए आपके ए में दिया गया है, 93rd के ए में। ठीक है, तो 93rd का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 94 दिया गया है प्रासंगिक, है ना। तो प्रासंगिक सही कौन सा है, जल्दी से बताइए। प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक ऐसे लिखा जाता है प्रासंगिक। तो प्रासंगिक, 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 ये वाला तो भी कार कर दिया। तो 94 का सी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 95 दिया गया है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन ना, प्रवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 95 का बी उत्तर सही हो गया। अब देखिए आपको 96 से लेकर 100 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है। पहले तो इस गद्यांश को पढ़ना है हमें, उसके बाद इससे जो प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर देना है। क्या दिया गया है गद्यांश में? गद्यांश में दिया गया है सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वह मानव है। अतीत में एक समय था जब वह प्रायः पशुओं के समान ही था। दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात वह सर्वश्रेष्ठ बन सका। भीम गाय बड़े भयंकर और अति बलशाली पशुओं से संघर्ष था। बड़े बड़े पशु से संघर्ष था मानवों का। मानव की विजय का कारण उसका शारीरिक बल उतना नहीं था जितना कि उसका बौद्धिक बल था। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से जीता, क्योंकि शरीर जो है वह जानवर इतना बड़ा नहीं होता, तो वह अपनी बुद्धि से जीता। समझ गए। फिर आगे क्या दिया है? पशु अंत प्रेरणा से एक सीमित क्षेत्र में ही काम करते हैं। पशु जो होते हैं वह अपनी अंत प्रेरणा से एक सीमित क्षेत्र में काम करते हैं और उनके परिवर्तन के लिए प्रकृति के परिवर्तन का कारण जरूरी होता है। जबकि मानव जो है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विस्तृत क्षेत्र में काम करता है। मानव की जिज्ञासा वृत्ति भी उसे पशुओं से भिन्न करती है। क्या भिन्न करती है? जिज्ञासा वृत्ति। ठीक है, जानने की इच्छा जो होती है मनुष्य में वह पशुओं से भिन्न करती है। उसके बाद क्या दिया गया है? प्रकृति के रहस्य को खोजने, उन्हें उपयोग में लाकर जीवन को अधिक सुखमय बनाने तथा ज्ञान विस्तार के मूल में उनकी जिज्ञासा ही है। देखिए मनुष्य क्या करते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, उनको ढूंढकर उनसे अपना हम लोग क्या करते हैं कि जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये काम सिर्फ मनुष्य करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? जिसका पशुओं में सर्वथा अभाव है। ये चीजें कह दिया आपसे कि पशु में ऐसा गुण नहीं होता है। एक विशेष गुण मानव में है, वह है सौंदर्यानुभूति। किसी भी चीज का सौंदर्य की अनुभूति मनुष्य के अंदर होता है, जानवर के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि समस्त चराचरों में, चराचरों कहने का मतलब हो गया जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, इन सब में केवल मानव ही सुंदर और भद्दी वस्तु में भेद कर सकता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। इसमें भेद करना सिर्फ मनुष्य का काम है और कोई नहीं कर सकता। अपने इस विवेक के कारण ही वह कलाकार बन सका है तथा ललित कलाओं का भी विकास संभव हो पाया है। ललित कलाओं का विकास क्यों हुआ? सौंदर्य अनुभूति के स्पष्टीकरण के कारण। समझ गए। तो ये गद्यांश था। अब चलिए इस पे आधारित 5 प्रश्न है, उसको कर जाते हैं। प्रश्न है आपका 96, पशु जगत पर मानव की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो पशु जगत पर मानव की विजय का मुख्य कारण था उसका बौद्धिक बल। ठीक है, बौद्धिक बल। देखिए यहाँ पर बुद्धि जो 96 के सी में दिया गया है, तो 96 का सी उत्तर हो जाएगा। एक बार ऊपर भी आप देख लो कि मनुष्य का बौद्धिक बल जो है उसी की वजह से मनुष्य जानवरों से जीत पाया, विजय कर पाया। आगे देखिए 97 दिया गया है, जिज्ञासा वृत्ति के कारण ही मनुष्य जो है पशुओं से भिन्न माना जाता है ना। अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो 97 का ए उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। 98 दिया गया है, पशुओं में मुख्य रूप से कौन सी विशेषता काम करती है? तो देखिए पशुओं में जो है वह उनका अंतः प्रेरणा होता है। यहाँ पर दिया गया है ना, पशु अंतः प्रेरणा से एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर जो है अंतः प्रेरणा है, उसी से वह एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। तो 98 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 99 दिया गया है,
ललित कलाओं का विकास कैसे हुआ? ललित कलाओं का जो विकास है वह मनुष्य में सौंदर्य अनुभूति के कारण हुआ। यहाँ पर दिया गया है ना कि सौंदर्य अनुभूति के विशिष्ट गुण के कारण मनुष्य में ललित कलाओं का विकास हुआ और वह कलाकार बन सका, है ना। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्य में सौंदर्य अनुभूति के कारण जो है ललित कलाओं का विकास हुआ। तो 99 का ए उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार 100 दिया गया है, चराचर शब्द से अभिप्राय। मैंने उसी समय बताया था चराचर मतलब क्या होता है, जड़ एवं चेतन, ठीक है, निर्जीव सजीव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ढूंढिए, जड़ और चेतन आपके सी में दिया गया है, तो 100 का सी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने की बारी है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नहीं करते हैं तो मैंने कह दिया यदि आप ये मिस करते हैं तो आप करंट अफेयर मिस कर जाएंगे और 2-3 नंबर तो आराम से जीके में जो आपके आने वाले हैं वो आप भूल जाओगे। प्रश्न क्या दिया गया है, आज का प्रश्न है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है वह कहां आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये जो 24वां विंटर ओलंपिक है यह 2022 में होगा, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर 2022 विंटर ओलंपिक, ठीक है। ये 2022 में होने वाला है और कहां पर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे यही बताना है कि आपने 25 में से कितने मार्क्स हासिल किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।